शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और दृढ़ता पूर्वक अपने आगामी परीक्षा की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। राइट दोस्तों, आप सभी लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, साथ में सौर एकेडमी संस्था भी लगातार मेहनत कर रही है। और दोस्तों, समस्याएं हर एक व्यक्ति के जीवन में होती है। वैसे कभी कभी सौर एकेडमी, मान लीजिए कि आप लोगों के लिए थोड़ा क्लासेस में लेट लतीफ़ा हो जाता है, तो उससे घबराइएगा मत। जो लक्ष्य है वो पूर्ति होगी और बहुत हम लोग अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अभी सौर एकेडमी में 2 ही अध्यापक हैं, जिसमें सत्यम सर और मैं, लेकिन धीरे धीरे फैकल्टी बढ़ेगी तो आप लोगों को और भी सुविधाएं मिलती जाएंगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय पढ़ा रहा हूं और उस पर आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। तो आज मैं आप लोगों से कार्ल मार्क्स समाप्त होने के पश्चात आज हम आप लोगों को कौन से थिंकर पढ़ाएंगे? वेबर। आज से एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है समाजशास्त्र पर। पहले मैं वेबर पे बता देता हूं कि वेबर पे आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों, वेबर पे जो आपके यूपीएससी का सिलेबस है, जो दिया गया है सिलेबस में, पहली चीज तो हम वेबर पे जीवन परिचय जानेंगे। वेबर के जीवन परिचय फर्स्ट क्लास में हम लोग जीवन परिचय जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। वेबर कौन है, जन्म कब हुआ, मृत्यु, फिर उसके बाद उनकी विचारधाराएं कैसी हैं, इन सभी पहलुओं पर आप लोगों से वृहत रूप से चर्चा होगी। फिर उसके बाद हम वेबर के एक थॉट, सामाजिक क्रिया, इस पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। सामाजिक क्रिया, फिर उसके बाद सामाजिक क्रिया दूसरा लेक्चर होगा और फिर उसके बाद आप लोगों से जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है उसमें हम आपसे चर्चा करेंगे आदर्श प्रारूप के बारे में। आदर्श प्रारूप, फिर तीसरा क्लासेस आदर्श प्रारूप पे होगा। फिर उसके बाद चौथा क्लासेस आपका नौकर शाही। नौकर शाही, आपके नौकर शाही पर हम आपसे चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आपका लास्ट क्लास प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्र एवं पूंजीवाद की भावना, ये वेबर की एक प्रमुख पुस्तक है और इस पर हम आपको लास्ट में प्रकाश बिंदु डालेंगे। तो दोस्तों, आपका ये फर्स्ट क्लास जिस पर आज चर्चा होगी, ये आपका वेबर पर सेकंड क्लास। ठीक है, सेकंड क्लास। ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ क्लास, ये आपका फिफ्थ। नया बैच समाजशास्त्र का प्रारंभ हो गया और इस समाजशास्त्र नए बैच में आप लोगों के फर्स्ट पेपर पर चर्चा हो रही है। फर्स्ट पेपर, और जिस पे आप लोगों को मैं चर्चा कर रहा हूं, फर्स्ट पेपर यूनिट फोर्थ जो समाजशास्त्री चिंतक हैं उन पर आप लोगों को प्रकाश डाला जा रहा है, जिसमें कार्ल मार्क्स, वेबर, पार्सन्स, मर्टन, मीट, दुर्खेम। कार्ल मार्क्स आप लोगों को पढ़ा दिया हूं, जो भी एडमिशन लेंगे उनको कार्ल मार्क्स के क्लासेस मिल जाएंगे।
फिर उसके बाद वेबर के अब स्टार्ट हो रहा है, यहीं से नया बैच स्टार्ट होता है। समाजशास्त्र की फीस 15,000 है, 15,000 रुपये। और जो भी एडमिशन लेना चाहता है वो जितना जल्दी हो सके ले ले, 15,000 रुपये। और आपको कोई भी इंक्वायरी करना है तो आप 8040202005 पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 8040202005, या मेरा व्हाट्सएप नंबर रख लीजिए, मैसेज कर लीजिए। कोई समस्या होती है उत्तर लिखते वक्त तो ये व्हाट्सएप नंबर है 9198120630। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग, समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिस पर आप अपनी पकड़ बना सकते हैं। इस विषय की जो उत्पत्ति आप देखते हैं, यह अभी तक 200 वर्षों का भी इतिहास पूरा नहीं किया है। और आपको इस विषय को पढ़ने के तत्पश्चात जब आपका एग्जाम आता है, मुख्य प्रीलिम्स एग्जाम निकालने के बाद मुख्य परीक्षा में आप एंट्री किए, तो आप कम समय में आसानी से बहुत तीव्र गति से रिवीजन करके आप बेहद अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं और आप आसानी रूप से एग्जाम में बैठकर पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों, समाजशास्त्र पे मेरा एक एनालिसिस रहा कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी होते हैं, दोहराव प्रश्न का रहता है, थोड़ा प्रश्न का प्रारूप बदल दिया जाता है, अन्यथा प्रश्न रिपीट होते हैं। तो यदि आप समाजशास्त्र पर पूरे संपूर्ण वर्षों का अगर आंसर राइटिंग कर लेते हैं, उत्तर लेखन जिसको कहते हैं, अगर कर लेते हैं तो आपके 50% की तैयारी हो जाती है। 50% आंसर राइटिंग से आप अपना पकड़ बना लेते हैं, बाकी 50% आप सिलेबस को पढ़ लिए तो आप 100% की स्थिति में आ जाते हैं और 60 से 70% आप नंबर पा लिए तो आपका बहुत बेहद अच्छा तरीके से तैयारी हो जाती है। ये आपको कार्य करना है। उत्तर लेखन की भी एक क्लासेस में स्टार्ट किया हूं जिसकी फीस 1199 रुपए है। कितना है? 1199 रुपए। उत्तर लेखन के क्लासेस की फीस कितना है? 1199 रुपए, जिसमें संपूर्ण वर्षों के आपको मॉडल उत्तर पर चर्चा होगी। जिसको एडमिशन लेना हो बिल्कुल लीजिए। कोई समस्या हो आपको किसी भी प्रकार की तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। ये कॉल नंबर है और ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, चल अब हम आते हैं वेबर के जीवन परिचय पर। ठीक है, वेबर के जीवन परिचय पर। वेबर किस पर चर्चा होगी? जीवन परिचय। तो ये जो वेबर साहब हैं, इनका जन्म जो है वो कहां पर हुआ? तो वेबर साहब का जो जन्म है वह जर्मनी में हुआ। कहां पर हुआ? जर्मनी में। जर्मनी में इनका जन्म हुआ और किस सन में? तो सन 1864 ईस्वी में वेबर साहब का जन्म होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद इनका जन्म आपका जर्मनी में 1864 ईस्वी में हो गया। भाई जो आया है समाज को मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए बताया भी है। समाज क्या है बहुत अच्छे तरीके से बताया था। तो इस समाज में जो व्यक्ति जन्म लेता है वह मृत्यु को प्राप्त करता है, परंतु नए सदस्यों का आगमन भी होता है। तो वैसे वेबर का भी मृत्यु हुई। तो वह मृत्यु कब हुई? तो वेबर साहब का जो मृत्यु है वह आपका कब हुई? तो वेबर साहब का मृत्यु 1920 ईस्वी में वेबर साहब की मृत्यु हुई। ठीक है, कब हुई? 1920 ईस्वी में। ये जो वेबर साहब थे
ये एक तार्किक समाजशास्त्री थे, बड़े ही तर्क को प्रधानता देते थे। ठीक है, तो कैसे समाजशास्त्री थे वेबर साहब? तो वेबर एक तार्किक समाज शास्त्री थे। अर्थात कि यह जो वेबर साहब है, जो आपके बड़े ही बुद्धिजीवी वर्ग के समाजशास्त्री रहे हैं, और आज भी इनके विचार हम कई जगह अपने जीवन में, अपने समाज के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं और समझते हैं। तो ये जो वेबर साहब थे, ये तर्क को बहुत ज्यादा प्रधानता देते थे। किसको? तर्क को। अब जब जो तर्क को प्रधानता देगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो वेबर साहब हैं, ये निर्धारणवादी नहीं होंगे। कार्ल मार्क्स क्या थे? वो आर्थिक निर्धारणवाद से ग्रसित थे, लेकिन वेबर साहब निर्धारणवाद से ग्रसित नहीं थे। वेबर साहब निर्धारणवाद से ग्रसित नहीं थे। अतः वे किसी भी प्रकार के निर्धारणवाद से ग्रसित नहीं थे। कौन ग्रसित नहीं थे? वेबर साहब। ये निर्धारणवाद से ग्रसित नहीं थे। कौन? वेबर साहब। ठीक है, किसी को कहीं पर कोई दिक्कत हो तुरंत पूछ ले। अब आते हैं आगे, निर्धारणवाद क्या होता है। तो पहली चीज जान गए, वेबर एक कैसे समाजशास्त्री थे? तार्किक समाजशास्त्री थे, और वो निर्धारणवाद से ग्रसित नहीं थे। किसी भी प्रकार का इनके अंदर निर्धारणवाद की प्रक्रिया नहीं थी। कार्ल मार्क्स के अंदर थी। कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी थे, अर्थात कि वह सब कुछ समस्या या कोई भी चीजें उत्पन्न होती उसके पीछे आर्थिक क्रिया को देखते थे। तो वो आर्थिक निर्धारणवाद से ग्रसित थे, अर्थात कि सत्य के किसी दूसरे पहलू को वो स्वीकार नहीं करते थे, जबकि वह भी कारण हो सकता है, परंतु वह स्वीकार करना पसंद ही नहीं करते थे। लेकिन वेबर ने कहा कि नहीं, यह कारण आर्थिक तो हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ कारण उपस्थित है। तो निर्धारणवादी क्या होता है? निर्धारणवाद आप जान लीजिए। निर्धारणवाद, निर्धारणवाद निर्धारणवाद ऐसी विचारधारा है जो कि किसी वास्तविकता के मात्र एक पक्ष को स्वीकार करती है, यह किसी भी अन्य उपस्थित विचार का खंडन करती है। राइट? अर्थात कि मान लो कि यह एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है, यह समाज में रह रहा है, अपने
फैमिली में, यह उसका परिवार है। यह व्यक्ति जो है बहुत बड़ा नशेड़ी है, नशा करता है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार क्या हो जाएगा, ये एक एग्जाम्पल है, इसको बस समझाने के लिए। तो कार्ल मार्क्स कहेंगे कि एक व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करने के पीछे नशा एक कारण है, ठीक है। अब ये कार्ल मार्क्स, अब ये एक व्यक्ति के जीवन के बर्बाद होने के दूसरे पक्ष को स्वीकार नहीं करेंगे कि और कुछ, जबकि वेबर क्या सोचेंगे कि नहीं यार, यह व्यक्ति नशा से बर्बाद हो रहा है, ठीक है, मैं मान रहा हूं नशा से बर्बाद हो रहा है, लेकिन कुछ और भी कारण होंगे। हो सकता है कि इसका जो परिवेश है वह भी जिम्मेदार हो। दूसरी चीज वेबर साहब यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, क्या माता पिता उसके नशेड़ी तो नहीं है, कि माता पिता भी नशा करते हो तो इससे उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, माता पिता को भी वह चेक करेगा। हो सकता है कि इसको और इसका जो मित्र सर्किल है, फ्रेंड सर्किल को भी देखेंगे, तब जाकर वह कुछ बताएंगे कि हाँ, मतलब कि इस व्यक्ति के जीवन में बर्बाद होने में अकेले नशा नहीं, कुछ ये भी कारण जिम्मेदार थे। तो यही कारण वेबर एक तार्किक समाजशास्त्री उभर कर सामने आए। और वो निर्धारणवादी नहीं थे कि निर्धारणवाद से ग्रसित हो, अर्थात कि किसी वास्तविकता के मात्र एक पक्ष को स्वीकार कर लिए, और जबकि दूसरा भी उस वास्तविकता के दूसरा भी पक्ष है, हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं और दूसरे पक्ष का खंडन करते हैं। वेबर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसी कारण वेबर निर्धारणवाद नहीं थे, जबकि कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवाद से ग्रसित थे। सिर्फ एक अर्थ को ही हर एक प्रक्रिया के पीछे कारण मानते थे, दूसरे पक्ष को वह स्वीकार नहीं करते थे, दूसरे पक्ष का खंडन करते थे। राइट, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। वेबर जो थे वो हमेशा मध्यम मार्ग, वेबर हमेशा मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब वेबर के जो फादर हैं, वेबर के पिता, ठीक है, वेबर के पिता ये स्वयं एक अधिकारी थे, स्वयं एक अधिकारी थे, ऑफिसर, स्वयं क्या थे, एक अधिकारी थे। और जब वो एक अधिकारी थे तो ये एक तार्किक व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे, तार्किक। अब जो ऑफिसर होगा वो तर्क को ही प्रधानता देगा, तो ये एक कैसे व्यक्ति थे, तार्किक व्यक्ति थे, तर्क को ज्यादा प्रधानता देते थे, है ना। इसी कारण अब वेबर के जीवन में उनके पिता का तो प्रभाव पड़ेगा ही, इसी कारण देखिए वो नौकरशाही एक विचारधारा, एक सिद्धांत जो है हमारे बीच दिए। अभी जैसे मैं आपको बताया था निर्धारणवाद में एग्जाम्पल देके, कई अन्य पक्ष भी उपस्थित हो सकते हैं, हमको उसको देखना का प्रयास करना चाहिए, तो वह चीज हमको पता चलेगा। तो वेबर के पिता स्वयं एक अधिकारी थे और ये एक कैसे व्यक्ति थे, तार्किक व्यक्ति थे। जबकि दूसरी ओर माता, वेबर की जो माता है, जबकि दूसरी ओर वेबर की माता जो है वह एक धार्मिक महिला थी। कैसी, धार्मिक महिला थी, ठीक है। और जो वेबर की माता है, वह वेबर की माता जो है वह प्रोटेस्टेंट
ईसाई धर्म के, प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म मुख्यतः कैल्विनवाद का अनुपालन करती है। हर एक व्यक्ति के जीवन में उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में, कोई भी व्यक्ति हो, उसके माता पिता का बहुत बड़ा उस पर प्रभाव होता है। सोचिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका प्रथम जो गुरु होते हैं उनके माता पिता होते हैं, और उसका जो सामाजिकरण है वह उसके माता पिता के संरक्षण में होता है, अर्थात कि एक चहर दीवारियों के बीच। धीरे धीरे उस बच्चे का जो अंतः संबंध है उसके रिलेटिव से होंगे, जो उनके माता पिता से संबंध रखने वाले लोग हैं। फिर उसके बाद उसकी द्वितीय सामाजिकरण उसके स्कूल से होगा, जब उसको स्कूल में भेजेंगे। तो जब वह स्कूल जाएगा तो वहां पर उसके माता पिता के कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ नियम होंगे, कुछ प्रक्रियाएं होंगे, उसके तहत वह वहां पर लोगों से व्यवहार करेगा। इसी प्रकार वह जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन उसकी जो प्रथम पृष्ठभूमि रही माता पिता की, वह उसका अनुपालन करता रहेगा। तो दोस्तों, कुछ इसी प्रकार वेबर के जीवन पे भी पड़ा। तो वेबर के पिता स्वयं एक अधिकारी थे, और जब पिता ही एक तार्किक व्यक्ति था तो बच्चा भी, अर्थात कि वेबर भी एक तार्किक व्यक्ति हुए, एक तार्किक समाजशास्त्री हुए, जो हमेशा हर एक सिद्धांत में तर्क को प्रधानता दिए। उनकी माता वेबर की, वो एक धार्मिक महिला थी, और प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म मुख्यतः कैल्विनवाद का वह अनुपालन करती है। इसी कारण वेबर ने एक पुस्तक भी लिखा, प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्र एवं पूंजीवाद की भावना, जहां पर उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताया और वेबर के उस उत्पादन की विधा के विचार का खंडन किया जहां पर बताया गया था कि आधार अधिरचना को प्रभावित करती है। आधार अधिरचना को प्रभावित करती है। आधार आर्थिक हो गया, अर्थात कि उत्पादन की विधा। अधिरचना में आपके क्या क्या आए थे? अधिरचना में आपके धर्म, सरकार, शिक्षा, सब कुछ अधिरचना में। और आधार आर्थिक ही हो गया, और आधार अधिरचना को प्रभावित करती है। वेबर ने तो सिर्फ एक पक्ष को मान लिया, लेकिन प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्र एवं पूंजीवाद की भावना में वेबर ने इसका खंडन किया। वेबर ने खंडन किया और उन्होंने कहा कि अधिरचना भी आधार को प्रभावित करती है। और प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्र एवं पूंजीवाद की भावना में उन्होंने बताया कि धर्म ने किस प्रकार यूरोप में पूंजीवाद को बढ़ाने में अपना प्रमुख योगदान दिया, अर्थात कि कहीं ना कहीं धर्म भी आर्थिक क्रिया को प्रभावित किया। तो दोस्तों, यहां पर जो चीजें आप लोगों से बताया जा रहा है समझते चलिए, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म मुख्यतः कैल्विनवाद का अनुपालन करता है। इसके कारण वेबर के परिवार में एक विरोधाभास उपस्थित रहा। कैसे विरोधाभास? माता एक धार्मिक महिला, और वहीं पर पिता एक अधिकारी, अर्थात कि तार्किक व्यक्ति। और आप लोग स्वयं जानते हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, जहां पर
विज्ञान सोचना बंद करता है, वहां से धर्म सोचना शुरू करता है। विज्ञान हमेशा इहलौकिक का बात करता है, लेकिन धर्म परलोक की भी बात करता है। तो अब जो तार्किक व्यक्ति होगा वो तर्क को प्रधानता देगा, अर्थात कि विज्ञान को प्रधानता देगा, लेकिन धार्मिक महिला तो धर्म को प्रधानता देगी। तो एक प्रकार से ये एक विरोधाभास स्थिति है। और यह परिवार किसका है? तो यह परिवार वेबर का है। तो इसके कारण वेबर के परिवार में एक विरोधाभास की स्थिति दिखाई देती है। यह विरोधाभास वेबर के समाजशास्त्री योगदान में भी देखा गया। यह जो विरोधाभास आप लोग देख रहे हैं, ऐसी विरोधाभास वेबर के समाजशास्त्री योगदान में भी देखा गया। आपको यह चीजें आगे और पता भी चलेगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताइएगा। वेबर द्वारा प्रतिपादित शक्ति, वेबर द्वारा प्रतिपादित शक्ति, सत्ता एवं अधिकारी तंत्र के सिद्धांत एवं अधिकारी तंत्र के सिद्धांत उनके पिता के तार्किक पृष्ठभूमि से प्रेरित था। अभी आप लोगों को बताया कि जो यह परिवार में विरोधाभास की स्थिति देखने को मिली कि पिता एक ओर अधिकारी और तर्क को प्रधानता, और माता एक धार्मिक जो कि प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म मुख्यतः कैल्विनवाद से अभिप्रेरित थी। तो दोस्तों, यह विरोधाभास वेबर के समाजशास्त्री योगदान में भी देखा गया। कैसे? तो वेबर द्वारा प्रतिपादित, जो वेबर ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, सत्ता एवं अधिकारी, शक्ति, सत्ता एवं अधिकारी तंत्र के सिद्धांत, यह उनके पिता के तार्किक पृष्ठभूमि से प्रेरित होकर यह सिद्धांत जन्म लेता हुआ दिखाई दिया। अब दोस्तों, जबकि वेबर की पुस्तक कौन सी? प्रोटेस्टेंट नीतिशास्त्र एवं पूंजीवाद की भावना उनके माता के धार्मिक पृष्ठभूमि से प्रभावित या पृष्ठभूमि से प्रभावित या प्रेरित
और दोस्तों जो वेबर हैं वह स्वयं एक तार्किक व्यक्ति थे। वेबर स्वयं एक कैसे व्यक्ति थे? तार्किक व्यक्ति थे, परंतु भावनात्मक आधार पर भावनात्मक आधार पर वे अपनी माता के सबसे ज्यादा घनिष्ठ थे। ये समझ गए आप लोग कि आप लोगों को मैंने यह बताया कि जो यह विरोधाभास परिवार में देखने को मिला, यही विरोधाभास वेबर के समाजशास्त्री योगदान में भी देखने को मिलता है। वेबर ने जो प्रतिपादित की शक्ति, सत्ता एवं अधिकारी तंत्र के सिद्धांत, यह उनके पिता के तार्किक पृष्ठभूमि से प्रेरित था। और जो वेबर की प्रमुख पुस्तक प्रोटेस्टेंट नीति शास्त्र एवं पूंजीवाद की भावना, यह इनके माता के धार्मिक पृष्ठभूमि से प्रेरित था। वेबर स्वयं एक तार्किक व्यक्ति थे क्योंकि पिता का उन पर अच्छा खासा गहरा प्रभाव था, लेकिन भावनात्मक रूप से वह अपने माता से भी बहुत ज्यादा निकट घनिष्ठता भी देखने को मिलती है। दोस्तों, धार्मिक व्यक्ति बहुत भावुक होता है, उसके अंदर भावनात्मक जुड़ाव बिल्कुल दिखाई देता है। ठीक है, अपने परिवार के अलावा अभी तक तो आप लोग देखें कि वेबर पर परिवार का अच्छा प्रभाव पड़ा, माता पिता का, लेकिन अपने परिवार के अलावा अन्य महत्वपूर्ण कारकों से वेबर प्रभावित थे। अर्थात कि वेबर जो थे वो अपने परिवार से तो प्रभावित थे ही, लेकिन उसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कारक थे जिससे वेबर क्या थे? प्रभावित थे। उसमें दोस्तों मार्क्सवाद से भी ये प्रभावित थे, प्रत्यक्षवाद से भी ये प्रभावित थे, और नवकांतवाद से भी वेबर प्रभावित थे। ठीक है, कौन? वेबर। ठीक है, फैमिली के अलावा, ठीक है, फैमिली के अलावा वेबर साहब इन मार्क्सवाद, प्रत्यक्षवाद और नवकांतवाद से भी प्रभावित थे। ठीक है, एक एक करके जानते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या तो बिल्कुल बताएं, और प्लीज वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बहुत अच्छे तरीके से करिए। ठीक है, आइए अब जानते हैं। यद्यपि वेबर मार्क्सवाद से प्रेरित थे, परंतु वेबर निरंतर
मार्क्सवाद के निर्धारणवाद का खंडन किया। यही कारण है कि कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि वेबर मार्क्स की आत्मा से निरंतर खंडन करते रहे हैं। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछ भी सकता है। तो दोस्तों, जो वेबर के ऊपर कार्ल मार्क्स का प्रभाव था ही, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो जो वेबर कहते थे हर एक घटना के पीछे सिर्फ एक कारण को जिम्मेदार मानते थे, आर्थिक कारक को। तो वेबर ने उसका जोर शोर से खंडन किया, क्योंकि वेबर एक निर्धारणवादी नहीं थे। वह वास्तविकता के में उपस्थित एक ही पक्ष को स्वीकार नहीं करते थे, अन्य पक्ष भी उपस्थित हैं उनको भी देखते थे। इसी कारण कभी कभी कह दिया जाता है कि वेबर जो है मार्क्स की आत्मा से निरंतर खिलवाड़ करते रहे हैं, खंडन करते रहे हैं। ये आपसे प्रश्न यूपीएससी अकेले कमेंट करके पूछ भी लेगा। आगे आप लोग वेबर अच्छे से पढ़िएगा। तो कार्ल मार्क्स और वेबर के तुलनात्मक रूप से जब प्रश्न पूछे तो आप उसको बता भी दीजिएगा। ठीक है, अब जो प्रत्यक्षवादी हैं, ठीक है, हम लोग अब किसको जानेंगे? प्रत्यक्षवादियों का। ये दोस्तों जो प्रत्यक्षवादी होते हैं, प्रत्यक्षवादियों का मानना रहा कि समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र एक विज्ञान है। ये जो दोस्तों प्रत्यक्षवादी होते हैं, कौन? प्रत्यक्षवादी। जो प्रत्यक्षवादी थिंकर होते हैं वो हमेशा समाजशास्त्र को क्या मानते हैं? विज्ञान मानते हैं। और दोस्तों समाजशास्त्र रूपी इस विज्ञान के माध्यम से मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। किया जा सकता है। अर्थात कि दोस्तों यह एक मानव समाज है।
और इस समाज में मानव रह रहा है तो यह मानव समाज है। तो प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्र को क्या मानते हैं? विज्ञान मानते हैं। और समाजशास्त्र रूपी इस विज्ञान के माध्यम से मानव समाज का कैसा अध्ययन? वैज्ञानिक, अर्थात कि साइंटिफिक रूप से वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है प्रत्यक्षवादी के माध्यम से। ठीक है, पूरा समझते चलिए बहुत अच्छे तरीके से। अब यहां पर दोस्तों वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। अब समाज शास्त्र के माध्यम से उन नियमों को जन्म दिया जा सकता है जो कि मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अब दोस्तों यह समाज मानव से भरा हुआ है। अब इस समाज में अगर नियम नहीं होंगे तो जैसे आपके अरस्तु कहते हैं कि समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, लेकिन व्यक्ति कानून तथा नियम के बिना जीवन यापन करने लगता है तो वो निकृष्ट हो जाता है। अरस्तु के शब्दों में या तो वह व्यक्ति राक्षस है या दानव है या तो जानवर है। ये नोट नहीं करना है, ये आपको बता रहा हूं। तो ऐसे दोस्तों मानव से भरा जो समाज है, अगर उस समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन न हो तो वहां पर रूढ़िवादी विचारधाराओं का बोलबाला हो जाएगा, जिसका मानव समाज पर खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। मनुष्य के व्यवहार जो है वह अनियंत्रित होंगे और व्यक्ति उन रूढ़िवादी विचारधाराओं के माध्यम से अन्य व्यक्तियों का शोषण करेगा। तो प्रत्यक्षवादी का मानना है कि समाज शास्त्र के माध्यम से हम ऐसे नियम को जन्म देंगे जिससे मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, ताकि यह समाज ठीक रूप से चल सके। यहां तक कोई दिक्कत? प्रत्यक्षवाद जब हम लोग आएंगे तो और डिटेल में जानेंगे। यहां पर वेबर के संबंध में चीजों को जानना है। ठीक है, अभी थिंकर क्या पढ़ रहे हैं? वेबर। वेबर के संबंध में जानेंगे। तो मार्क्सवाद आप लोग जान गए, प्रत्यक्षवाद जान गए। अब हम लोग जानेंगे नवकांतवाद। ये जो नवकांतवादी हैं, नवकांतवादी प्रत्यक्षवादियों से पूर्णतः भिन्न सोचते थे। ठीक है, उन्होंने प्रत्यक्षवादी विचारधारा का पूर्णतः खंडन करते हुए कहा कि
समाजशास्त्र एक व्याख्यात्मक विषय है। कैसा विषय है? व्याख्यात्मक, अर्थात कि व्याख्या संबंधी। ठीक है। और ये कहते हैं आगे कि मनुष्य की क्रियाएं किसी का अनुपालन नहीं करती है। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करता है। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करता है। अतः मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों को जन्म नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। तो अभी हम लोग प्रत्यक्षवाद में अच्छे तरीके से जाना कि प्रत्यक्षवाद का माना रहा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। ठीक है। क्या माना, क्या जाना कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और समाजशास्त्र को इस विज्ञान के माध्यम से मानव समाज का हम कैसा वैज्ञानिक अध्ययन, एक साइंटिफिक स्टडी करते हैं और समाजशास्त्र के माध्यम से हम उन नियमों को जन्म दे सकते हैं जो कि मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अब क्या हुआ कि ये नौकांतवादी जो थे यह प्रत्यक्षवाद से पूर्णतः भिन्न, अर्थात कि जो प्रत्यक्षवादी सोचते थे उससे अलग यह सोचते थे और प्रत्यक्षवादी विचारधारा का इन्होंने खंडन किया और कहा कि भैया समाजशास्त्र एक व्याख्यात्मक विषय है, व्याख्या से संबंधित है और मनुष्य की जो क्रियाएं हैं वह किसी का अनुपालन नहीं करती है। बहुत सही भी कहे कि मनुष्य की क्रियाएं किसी का अनुपालन करते हुए तो दिखाई नहीं देती है। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करता है, जो हमारे अंदर जैसी इच्छा आएगी हम उसके अनुरूप कार्य करेंगे। अतः मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों को जन्म नहीं दिया जा सकता, ऐसा सोचना नौकांतवादी का है, मेरा नहीं। हमेशा थिंकर को पढ़ते वक्त एक चीज ध्यान रखना कि थिंकर के अनुसार जो थिंकर कहे उसको सुनिए और खंडन में जो करना हो करिए, यहां तक किसी को दिक्कत। अब वेबर ने इन दोनों ही विचारों का खंडन किया। वेबर ने दोनों विचार का खंडन किया। बहुत बोल लिए, अब हमारा सुनो। खंडन किया किसका किसका? प्रत्यक्षवादियों का भी खंडन किया और नवकांतवाद का भी। इन दोनों ही विचारों का इन्होंने खंडन किया और आगे कहा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान तो नहीं है परंतु साथ ही मात्र एक व्याख्यात्मक विषय भी नहीं है। मतलब कि
वेबर के अनुसार समाजशास्त्र जो है वह विज्ञान भी नहीं है, मतलब कि समाजशास्त्र एक विज्ञान तो नहीं है। एक विज्ञान तो नहीं है, परंतु उसके साथ यह मात्र एक व्याख्यात्मक विषय नहीं है, परंतु साथ ही मात्र यह एक व्याख्यात्मक विषय नहीं है, व्याख्यात्मक विषय नहीं है। अर्थात कि वेबर ने प्रत्यक्षवाद का भी खंडन किया और साथ ही में किसका खंडन किया? नवकांतवाद का। फिर आगे वेबर कहते हैं कि पूर्ण व्यापकीकरण समाजशास्त्र में संभव नहीं है। पूर्ण व्यापकीकरण समाजशास्त्र में संभव नहीं है। तो जब पूर्ण व्यापकीकरण समाजशास्त्र में संभव नहीं है, परंतु सीमित व्यापकीकरण समाजशास्त्र में हमेशा संभव है। परंतु सीमित व्यापकीकरण समाजशास्त्र में संभव है। लेकिन पूर्ण व्यापकीकरण अर्थात कि पूर्णतः रूप से आप साधारणीकरण कर रहे हैं, ठीक है, पूर्णतः रूप से आप क्या कर रहे हैं? साधारणीकरण कर रहे हैं, तो वह समाजशास्त्र में संभव नहीं है। व्यापकीकरण का मतलब साधारणीकरण। ठीक है, ठीक है। तो समाजशास्त्र में पूर्ण व्यापकीकरण आप पूर्णतः रूप से साधारणीकरण कर रहे हैं, तो यह समाजशास्त्र में संभव नहीं है, वेबर का मानना है। परंतु सीमित व्यापकीकरण, सीमित रूप से आप साधारणीकरण कर रहे हैं, तो वह संभव है। और वेबर ने समाजशास्त्र में सिद्धांत प्रतिपादित करना कठिन है। वेबर ने आगे कहा कि समाजशास्त्र में सिद्धांत प्रतिपादित करना कठिन है, परंतु रुझान जो है वह उत्पन्न किया जा सकता है। वेबर आगे कहते हैं कि समाजशास्त्र में जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित करना एक कठिन है, परंतु रुझान जो है वह उत्पन्न करना संभव है। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है जिसकी अपनी विषय वस्तु है एवं उस विषय वस्तु के अध्ययन के उद्देश्य उसकी अपनी पद्धति है। वेबर ने क्या कहा कि जब इन दोनों ही विचार का खंडन किया, वो प्रत्यक्षवाद का, नवकांतवाद का, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान तो नहीं है, परंतु साथ ही मात्र यह एक व्याख्यात्मक विषय नहीं है। और उन्होंने कहा कि पूर्ण व्यापकीकरण अर्थात कि पूर्ण रूप से साधारणीकरण समाजशास्त्र में संभव नहीं है, परंतु सीमित व्यापकीकरण भी सीमित व्यापकीकरण अर्थात कि सीमित साधारणीकरण समाजशास्त्र में संभव है। और वेबर आगे कहते हैं कि समाजशास्त्र में सिद्धांत प्रतिपादित करना क्या है? कठिन है।
परंतु रुझान जो है वह उत्पन्न करना संभव है। इसी कारण उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है जिसकी अपनी विषय वस्तु है और इस विषय वस्तु के अध्ययन के उद्देश्य से इसकी अपनी पद्धति है। यहां पर मैंने वेबर के जीवन परिचय पर आपका प्रकाश डाल चुका हूं। अब यहीं पर आपका यह लेक्चर समाप्त होता है। तो दोस्तों अब आप लोगों का यह जीवन परिचय समाप्त हो गया। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट क्लास है वह किस पर होगा? सामाजिक क्रिया पर होगा। तो दोस्तों आप लोग जितना अधिक हो सके अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, सरल रूप से पढ़ना स्टार्ट करें। हम आपको बहुत सरल रूप में आपको चीजें प्रोवाइड कराएंगे और बहुत अच्छे तरीके से एक एक शब्दावली को बहुत आसानी तरीके से समझाकर आपके सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो दोस्तों समाजशास्त्र पे आज नया बैच स्टार्ट हो गया है जिसकी फीस 15,000 रुपए है। आपको मैंने नंबर भी बता दिया 8004020005। आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप 9198120630। और दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।